हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस सीरीज में, इस महाकुंभ में। तो परीक्षा वाली महाकुंभ का आज देखेंगे भाग 20। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में। लास्ट टॉपिक हमने देखा था चमोली के बारे में, ठीक है। तो जिला दर्शन सीरीज उत्तराखंड को बिल्कुल करीब से जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करेंगे आज। इसमें आज हम पौड़ी के बारे में जानेंगे। जैसे अल्मोड़ा का अपने आप में एक इतिहास है अल्मोड़ा जनपद का, वैसे ही पौड़ी जनपद का भी बहुत पुराना इतिहास है, ठीक है। प्राचीन काल का इतिहास तो है ही, हम पढ़ते हैं। उसके बाद मध्यकाल में परमार शासकों का जो मेन गढ़ रहा वो पौड़ी ही रहा, श्रीनगर के आसपास। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश गढ़वाल में। तो ब्रिटिश गढ़वाल में आपको पता है सबसे पहले कुमाऊं जनपद बनता है 1815 में, और उत्तराखंड के इतिहास में दूसरा जो जनपद बनता है वो हमारा गढ़वाल जनपद या पौड़ी ही बनता है 1839 में। तो बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों को अपने अंदर समेटे हुए है पौड़ी गढ़वाल। तो आज इस पौड़ी के पूरे जितने भी पॉइंट बनते हैं एग्जाम में उनको यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमेशा हम करते हैं कि पौड़ी गढ़वाल जो नाम है, कैसे ये नाम पड़ा होगा, तो इसके बारे में बहुत से इतिहासकारों का अलग अलग मत है। बोला जाता है कि यहाँ पे देखिए बहुत से पहले से पैदल यात्री आते थे इस प्लेस से। तो पैड़ी ये नाम था। पैड़ी मतलब होता है ना जहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं, या जैसे चबूतरा टाइप का होता है, तो एक बैठने का स्थान दोस्तों, इसको पैड़ी बोला गया। बाद में धीरे धीरे फिर ये पौड़ी बन गया, ऐसा कुछ बोला जाता है। दूसरा, पौड़ी नाम पड़ने के पीछे एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दिया जाता है। बोला जाता है कि पौड़ी में जहाँ पे आबादी है, यहाँ पे सबसे पहले कुमाऊं से आकर लोग बसे थे, ठीक है। और पौड़ी के पूर्वी भाग पे पोड़ में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपना डेरा डाला था। पोड़ में, पोड़ का मतलब होता है चट्टान। तो पौड़ी के पूर्व भाग पोड़ में उन्होंने अपना डेरा डाला। तो धीरे धीरे पोड़ में डेरा डालने की वजह से इसका नाम हो गया पौड़ी, बाद में बन गया पौड़ी। तो ये कुछ कहानी है हमारी पौड़ी के बारे में, ठीक है। अब वैसे ही हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात करते हैं। देखिए ऐतिहासिक तथ्यों में हम जा रहे हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक काल के आसपास, कत्यूरी शासन काल के आसपास भी एक महत्वपूर्ण प्लेस रहा हमारा पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद जैसे ही हमारा देखिए पंवार शासन आता है, तो पंवार शासन में महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन कब तक उतना ज़्यादा मशहूर नहीं होता, तब तक उतना ज़्यादा मशहूर नहीं होता पौड़ी गढ़वाल या श्रीनगर क्षेत्र, जब तक हमारा अजयपाल राजधानी स्थानांतरित नहीं करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए अजयपाल के द्वारा हमारा 1517 में श्रीनगर को राजधानी बनाया जाता है ना, देवलगढ़ से श्रीनगर। सबसे पहले चांदपुर गढ़ी थी पंवार शासकों की राजधानी, चमोली में था। उसके बाद देवलगढ़ राजधानी लाई जाती है, फिर उसके बाद राजधानी श्रीनगर में स्थापित होते हैं 1517 में। इसके बाद हम ब्रिटिश काल में जब आते हैं, तो ब्रिटिश काल में इसको महत्व मिला 1839 में, जब 1839 में 1839 में पृथक पौड़ी जनपद बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल और ज़्यादा फेमस हो गया अगले ही साल 1840 में, जब हमारा ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर कहाँ लाया गया, पौड़ी गढ़वाल में लाया गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी पौड़ी के ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में। तो पौड़ी गढ़वाल का गठन, कभी क्वेश्चन बनेगा पौड़ी गढ़वाल का गठन कब हुआ था। जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे हर जनपद में कि इस जनपद का गठन कब हुआ था। तो पौड़ी गढ़वाल गठन जनपद का गठन हुआ था दोस्तों 1839, ठीक है। अच्छे से गांठ बांध लो, पौड़ी गढ़वाल जनपद किस वर्ष बना, तो 1839। श्रीनगर से मुख्यालय, जिला मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तब आपका आंसर 1840 होगा। दोनों पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो मुख्यालय दोस्तों हमारा पौड़ी में ही है, पौड़ी गढ़वाल का, ठीक है। और गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो भी पौड़ी में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम का हेडक्वार्टर नैनीताल में है। दोनों की स्थापना 1976 में हुई थी। देखिए एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई, कुमाऊं कमिश्नरी, गढ़वाल कमिश्नरी। इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए। जैसे देखिए 1815 में जब हमारा कुमाऊं जनपद बनता है ना, कुमाऊं कमिश्नरी बनती है। ये हमारी जो कुमाऊं कमिश्नरी थी ये इंडिपेंडेंट कमिश्नरी नहीं थी। इसको एक हिसाब से बोल सकते हैं कि ये एक ब्रांच थी। इसका मेन जो कमिश्नरी रखी गई थी, कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन रखा गया था इसको। तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो गठन होता है ऑफिशियली देखा जाए, या कुमाऊं मंडल, एक ही बात है, कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल, ये हमारा बनता है 1854 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कमिश्नरी और मंडल एक ही बात है। मंडल आयुक्त जो होता है हमारा, उसी को कमिश्नर कहते हैं। आयुक्त जो होता है ना, मंडल आयुक्त को तो कमिश्नर बोलते हैं। तो कुमाऊं मंडल बना था ऑफिशियली इंडिपेंडेंट
जब इसको हमने स्थापित किया था अगले ही वर्ष नैनीताल में 1854 में आपका कुमाऊं मंडल बना था, ध्यान रखेंगे, कुमाऊं कमिश्नरी स्वतंत्र रूप से। वैसे आंसर हमेशा 1815 ही होगा। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ? गठन 1815 में ही हुआ भाई, लेकिन जो आज की डेट में हम बोलेंगे कि कुमाऊं मंडल कब बना, तो फिर हम 1854 के साथ जाएंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और इस 1854 में जो कुमाऊं मंडल बना था ना, इसको नैनीताल में स्थानांतरित किया जाता है 1855 में, 1855 में। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1855 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल स्थानांतरित किया जाता है बेटन के टाइम पीरियड पे, जॉन हेलिट बेटन। हो गया। अब यहाँ पर देखिए गढ़वाल मंडल की बात आती है, तो गढ़वाल यहाँ पे जिला था उस समय, पौड़ी गढ़वाल केवल जिला था 1839 में। ठीक है, और 1840 में इसको जिला मुख्यालय को श्रीनगर से हटा के पौड़ी लाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी गढ़वाल मंडल नहीं बना था, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक ही कमिश्नरी से हैंडल कर रहे थे, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को। ठीक है, इसलिए जो हमारा गढ़वाल मंडल बनता है बहुत लेट बनता है, वो 1969। तो गढ़वाल कमिश्नरी कब बनी? तो गढ़वाल कमिश्नरी या गढ़वाल मंडल 1969। अच्छे से क्लियर हो गया ना। कुमाऊं मंडल 1854, गढ़वाल मंडल 1969 क्वेश्चन बनेगा। और यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कब हुई थी, तो फिर 1815 समझ पाए होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो आता है, डाउट आता है, वो आता है KMVN और GMVN। देखिए दोनों एक ही साथ स्थापित हुए, इसमें बिल्कुल भी इसमें देखिए गलती नहीं होनी। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम दोनों की स्थापना का श्रेय एक हिसाब से जाता है विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी जी को, और इनकी स्थापना ऑफिशियली हुई थी 1976 में, 1976 में स्थापित है दोनों ही। ठीक है, बिल्कुल भी, हालांकि आयोग ने एक एग्जाम 1966 माना था कुमाऊं मंडल विकास निगम, बट नहीं, दोनों का ऑफिशियल डेट है 1976, बिल्कुल क्लियर कट। ओके, तो ये हमारा पौड़ी का हमारा कुछ हमने ऐतिहासिक तथ्य जान लिया। अब ज़्यादा लंबा हो गया सेशन, अब हम सीधे सीधे आते हैं पौड़ी गढ़वाल की प्रशासनिक ढांचे पे। ठीक है, देखिए पौड़ी की मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा भैया पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये हमारा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल यहाँ पे टच करता है हरिद्वार से। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के यहाँ पे है भैया देहरादून, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के पड़ेगा टिहरी गढ़वाल, और यहाँ पर रुद्रप्रयाग, बगल में फिर हमारा आ जाएगा भैया चमोली, फिर बगल में टच करेगा पौड़ी को कौन सा जनपद, अल्मोड़ा, और यहाँ पर नैनीताल। अब गिन लो भाई कितने हो रहे हैं, ये पौड़ी गढ़वाल है। तो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य का वह जनपद है जो हमारा सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। 1 2 3 4 5 6 7, पौड़ी गढ़वाल जनपद की सीमाएं 7 जनपदों को टच करती है। ठीक है, 7 जनपदों को, आप तो समझ गए ना। इसके पूर्व में अल्मोड़ा नैनीताल है, पश्चिम में हरिद्वार देहरादून है, उत्तर में टिहरी रुद्रप्रयाग और चमोली है, और दक्षिण में इसके यूपी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है हमारा पौड़ी गढ़वाल का 5329 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करते हैं अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, तो ये थी दोस्तों 6,87,271। ठीक है, ये जनसंख्या थी हमारी पौड़ी की। और इसके बाद बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 1 किलोमीटर में 129 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। बात करें तहसीलों की, तो तहसील है भाई, बहुत सी तहसीलें हैं। ठीक है, तहसीलों की टोटल संख्या कितनी है, तो तहसीलें हैं 12 पौड़ी में, और एक उप तहसील है। ठीक है, एक उप तहसील है और टोटल तहसील है 12। ठीक है, तो बहुत सी तहसीलें हैं, अब इतना देखिए याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिर भी कभी एग्जाम में बन जाता है। तो पौड़ी, श्रीनगर, थलीसैंण, कोटद्वार, लैंसडाउन, इसके बाद जाखड़ी खाल, यमकेश्वर, सतपुली, चौबट्टा खाल, धुमाकोट, और रीखंगी खाल जो कि उप तहसील है, चाकीसैंण और भीरों खाल, ये हमारे 12 तहसीलें हो गई। एक रीखंगी खाल इसमें उप तहसील है। विकास खंड देखिए सर्वाधिक है, सर्वाधिक विकास खंडों वाला जनपद कौन सा है भाई, पौड़ी गढ़वाल ही है। पौड़ी गढ़वाल में भैया 15 क्या है विकास खंड है। ठीक है, कितने हैं, 15। पौड़ी, कोट, और इसके साथ साथ एकेश्वर, पाबौ, खिरसू, कलजी खाल, पोखरा, रीखनी खाल, बीरों खाल, यमकेश्वर, थलीसैंण, नैनी डांडा, द्वारी खाल, दुगड्डा और जहरी खाल। तो इतने हमारे विकास खंड है, 15। सर्वाधिक विकास खंडों वाला अगर जनपद पूछा जाता है कभी एग्जाम में क्वेश्चन, तो हमारा पौड़ी गढ़वाल होगा। और यहीं पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायत भी हमारी पौड़ी गढ़वाल में ही है। ओके, अब बात करते देखिए लिंगानुपात की, तो सेक्स रेशियो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। लिंगानुपात है यहाँ पे देखिए 1103। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पे 1103 यहाँ पे महिलाएं हैं, जो कि ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 904 है। ठीक है, विधानसभा सीटें इंपॉर्टेंट है देखिए, तो विधानसभा की टोटल यहाँ पे जो सीटें हैं दोस्तों, वो हमारी 6 सीटें हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी सीटें देखिए, यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन और कोटद्वार।
तो ये 6 सीट हैं, जिनमें से जो हमारी पौड़ी सीट है ना, पौड़ी, ये हमारी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये भी नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हमारा पौड़ी गढ़वाल का प्रशासनिक ढांचा, देख लिया हमने, और जो भी जनसांख्यिकी है वो भी देख ली। ठीक है, अब आ जाते हैं पौड़ी गढ़वाल के जो प्लेसेस हैं उन पे आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे जानने की अभी ऐतिहासिक तथ्यों को भी लास्ट में देखेंगे, पहले ही ऐतिहासिक तथ्यों में घुस जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आ जाते हैं हम प्लेसेस पे। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं धार्मिक प्लेसों की। तो सबसे पहले हम आएंगे इसमें श्रीनगर में। ठीक है, तो श्रीनगर की बात करते हैं दोस्तों, देखिए बहुत से पौराणिक तथ्यों से श्रीनगर जुड़ा हुआ है, बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों से श्रीनगर जुड़ा हुआ है। तो श्रीनगर एक महत्वपूर्ण प्लेस है। तो सबसे पहले तो मैंने राजधानी वाला आपका बता दिया, जो राजधानी बनी है हमारी श्रीनगर। श्रीनगर की अगर जो हमारे इतिहासकार है ना, कनिंघम बोलते हैं कि हमारे श्रीनगर की स्थापना 1358 में किसने की थी? महापति शाह ने। ठीक है, किसने की थी? महापति शाह ने। आप देखिए टाइम पीरियड के हिसाब से हम देखते हैं तो ये टाइम कहीं ना कहीं मैच नहीं करते हैं। ठीक है, 1358 में भैया महापति शाह, बिल्कुल ये मैच ही नहीं करता ये टाइम। ठीक है, उस समय कहाँ से महापति शाह होगा? महापति शाह तो बहुत बाद में आता है ना, तो 1358 में तो कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पे देखा जाए। अजय पाल आएगा पहले, तो फिर उसके बाद आएंगे श्याम शाह वगैरह। तो ठीक है, तो अजय पाल ने जो राजधानी बनाई थी दोस्तों 1517 में बनाई थी हमारे किसको? श्रीनगर को। ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कनिंघम महोदय के अनुसार श्रीनगर की स्थापना 1358 में हुई थी, लेकिन महापति शाह ने की थी। ये पॉइंट बिल्कुल ही निराधार यहाँ पे प्रतीत होता है। बात करते हैं श्रीनगर का जो प्राचीन नाम था, तो श्रीनगर का प्राचीन नाम था श्री क्षेत्र। ठीक है, क्या नाम था? श्री क्षेत्र या श्रीपुर। श्री क्षेत्र या श्रीपुर, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा किसका प्राचीन नाम था, तो ये श्रीनगर का प्राचीन नाम था। बात करते हैं दोस्तों हमारा, देखिए श्रीनगर की अन्य तथ्यों की बात करते हैं। तो श्रीनगर देखिए महाभारत काल में, ध्यान रखेंगे, महाभारत काल में जो हमारा कुलिंद राजा, ठीक है, या कुलिंद राजा बोल सकते हैं, कुलिंद राजा या पुलिंद राजा सुबाहु, इसकी राजधानी थी। महाभारत काल में राजा सुबाहु की राजधानी थी हमारी श्रीनगर। इसको सुबाहुपुर भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक श्री यंत्र भी देखने को मिलता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार सत्यपंथ नामक राजा ने कोलासुर को पराजित करने के लिए एक पाषाण शिला पर विद्या यंत्र की यहाँ पे स्थापना की थी, और इसी विद्या यंत्र के कारण इसका नाम श्री क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान श्रीनगर नगर का जो नक्शा था किसने तैयार किया था? तो वर्तमान श्रीनगर नगर का नक्शा जो बनाया था वो हमारा ई के पौ ने बनाया था। पौ को आप जानते होंगे ना, जिसने भूमि बंदोबस्त भी किया था गढ़वाल में, तो पौ ने ही यहाँ पर श्रीनगर का नक्शा तैयार किया था। श्रीनगर के निकट एक सुमाड़ी गांव है दोस्तों, जहाँ पे हमारे सुमाड़ी गांव से बहुत ही कुलिंदकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। सुमाड़ी गांव, ठीक है, कभी क्वेश्चन बनेगा कहाँ पे है, तो ये हमारे श्रीनगर के निकट है। ओके, और इसके अलावा श्रीनगर में दोस्तों हमारा जो महत्वपूर्ण है, देखिए NIT यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा NIT जो है श्रीनगर में ही स्थित है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमको श्रीनगर में ही 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना होती है, और इसको हेमवती नंदन बहुगुणा जो हमारा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वो नाम मिलता है 1989 में। ठीक है, कब मिलता है? 1989 में। और HNB जो है हमारे दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष से मिला? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन बने कई बार। HNB गढ़वाल को हमारा जो विश्वविद्यालय, इसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा मिलता है 2009 में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रीनगर में ही दोस्तों 2008 में एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई है। तो ये तो हो गया श्रीनगर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अदर प्लेसेस के बारे में। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्लेस आज की डेट में देखने को मिलेंगे आपको इस टॉपिक में। तो दूसरा देखिए यहाँ पे धारी देवी मंदिर है। तो धारी देवी मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भगवती कराल वंदना काली की काले पत्थर की मूर्ति है, और श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के गोद में बसा हुआ दोस्तों ये कल्याशोंग के निकट है धारी देवी मंदिर। ठीक है, और ये भी मान्यता है कि धारी देवी 3 दिन में अपना रूप बदलती है। देखिए एक पॉइंट ऊपर मिस हो गया, श्रीनगर जो हमारा है ना, श्रीनगर जो है हमारा किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो ये अलकनंदा के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कभी बनेगा श्रीनगर किसके तट पर है? तो अलकनंदा के तट पर है। अब बात करते हैं धारी देवी मंदिर हमारा क्लियर हो गया, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट, सोम का भांडा। देखिए तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सोम का भांडा, कई बार क्वेश्चन बनता है। तो ये देवलगढ़ के निकट है।
तो देवलगढ़ देखिए हमारी दूसरी राजधानी थी। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कभी कभी कि पंवार शासकों की पहली राजधानी कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी। तो पहली हमारी चांदपुरगढ़, दूसरी देवलगढ़, तीसरी श्रीनगर। तो दूसरी राजधानी जो देवलगढ़ थी हमारी, यहीं पे हमारा सोम का भांडा नामक प्राचीन स्मारक है। ठीक है, और यहाँ पे प्राचीन नाथों की सिद्ध गुफाएं भी हैं। ठीक है, जो प्राचीन नाथ होते हैं उनकी सिद्ध गुफाएं भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए केशोराय मठ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी केशोराय मठ। केशोराय मठ की अगर हम बात करते हैं तो केशोराय मठ दोस्तों हमारा श्रीनगर के पास ही स्थित है। केशोराय मठ भी हमारा एक बहुत ही बोल सकते हैं कि धार्मिक प्लेस होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक प्लेस भी है, काफ़ी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। भक्तियाना श्रीनगर में इसकी बेसिक लोकेशन है, भक्तियाना श्रीनगर में। ठीक है, बोला जाता है कि केशोराय मठ का निर्माण 1682 में 1682 के आसपास महपति शाह ने करवाया था, ऐसा बोला जाता है। और केशोराय जो मठ है दोस्तों ये उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में कभी क्वेश्चन बनेगा तो केशोराय मठ उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। ठीक है, बाद में देखिए 1894 में भिरही की जो बाढ़ आती है ना, भिरही गंगा वाली, गौना झील टूट जाती है तो श्रीनगर डूब जाता है उसमें। उस कारण ये केशोराय मंदिर भी थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो 1970 में क्या हुआ, एसएसबी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है देखिए हमारा शंकर मठ। तो शंकर मठ भी दोस्तों श्रीनगर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। और शंकर मठ जैसा कि नाम से पता चल रहा है शंकर मठ है, तो भैया इसकी स्थापना किसने की होगी, हमारी शंकराचार्य जी ने। ठीक है, शंकराचार्य जी आते हैं ना उत्तराखंड में, तो उनके द्वारा ही इस शंकर मठ की स्थापना की गई थी। हाँ, जो अभी हमने बात की केशोराय मठ ना, केशोराय मठ हमारा जो था भक्तियाना में था। ठीक है, केशोराय मठ जो था हमारा भक्तियाना में था। और भक्तियाना में ही एक महत्वपूर्ण गुफा है भैया, गोरखनाथ गुफा। ये बहुत बार पूछा गया गोरखनाथ गुफा कहाँ पे है। तो गोरखनाथ गुफा जो हमारी स्थित है ये भक्तियाना श्रीनगर में है, ध्यान रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं शंकर मठ के बारे में भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें दोस्तों। तो शंकर मठ गढ़वाल के जो हमारे इतिहासकार हैं हरिकृष्ण रतोड़ी जी, हरिकृष्ण रतोड़ी जी बोलते हैं शंकर मठ के बारे में भैया कि इस मंदिर का निर्माण राजा प्रदीप शाह ने अपने जो मंत्री थे उनके धर्माधिकारी शंकर डोभाल, एक मंत्री थे ना हमारे प्रदीप शाह के टाइम पीरियड पे, धर्माधिकारी शंकर डोभाल, तो इनकी याद में बनाया था इस मंदिर को, शंकर मठ को। ठीक है, और शंकराचार्य के द्वारा निर्माण करवाया गया ऐसा बोला जाता है, लेकिन आधुनिक काल में हो सकता है पहले से यहाँ पे मठ रहा होगा और बाद में इसको रेनोवेट किया गया होगा, किसके द्वारा, हमारा प्रदीप शाह के द्वारा। ठीक है, ये इतिहासकारों के अलग अलग मठ होते हैं, यहाँ मत होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जिस पे देखिए बहुत सी विवाद होते हैं। हर एक किताब में उत्तराखंड के इतिहास में आपको अलग अलग तथ्य देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत बारीकी से आपने क्वेश्चनों को समझना है जब एग्जाम देने जाएंगे, और इसी हिसाब से ऑप्शन को पिक करके आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है देखिए कमलेश्वर मंदिर। तो कमलेश्वर मंदिर भी एक फेमस मंदिर है हमारा श्रीनगर का दोस्तों। ठीक है, कमलेश्वर मंदिर को पुत्रदाता मंदिर भी कहा जाता है। बोला जाता है कि अगर किसी का पुत्र या पुत्री नहीं होता है और इस मंदिर में जाते हैं तो ऐसे जो कपल्स होते हैं उनका बच्चा हो जाता है फिर उसके बाद। ठीक है, मंदिर में मन्नत मांगने से। कमलेश्वर मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, तो कमलेश्वर मंदिर की जो कहानी है बड़ी ही रोचक कहानी है। यहाँ पे बोला जाता है कि भगवान राम ने शिव की उपासना 100 कमल फूलों से की थी। ठीक है, तो 100 कमल के फूल हमारे चढ़ाए थे भगवान श्री राम ने, इसलिए इस मंदिर का नाम कमलेश्वर मंदिर पड़ता है। नेक्स्ट प्लेस है देखिए कोटद्वार, बहुत ही महत्वपूर्ण है देखिए कोटद्वार। सबसे पहले तो देखिए कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, कोटद्वार की अगर पुराने नाम की बात करते हैं तो कोटद्वार का जो प्राचीन नाम था वो मोर ध्वज था। क्या नाम था इसका, मोर ध्वज। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक महत्व भी है कोटद्वार का। कोटद्वार जो है हमारा खोह नदी के तट पर बसा हुआ है। खोह नदी, क्योंकि नदी क्या होती है, भूमिगत हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, यहाँ पे कम पानी भी रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे खोह नदी, इस नदी को नाम दिया गया। ठीक है, और कोटद्वार की बात करते हैं दोस्तों, तो कोटद्वार एकमात्र प्लेस है हमारा जहाँ पर दोस्तों रेल लाइन देखने को मिलती है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी में अगर रेल लाइन की बात करते तो रेल लाइन हमारी केवल और केवल कोटद्वार तक ही सीमित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम कोटद्वार की बात करते हैं दोस्तों, तो कोटद्वार के निकट ही हमको देखने को मिलता है कण्वा आश्रम। अभी हम इसकी बात करेंगे। तो कोटद्वार में देखिए हमारा एक महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय है, GMOU, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। कब हुई थी, 1941 में। ठीक है, 39 दिया है, गलत है,
GMOU की स्थापना हुई थी 1941 में। वैसे अगर आप गढ़वाल मोटर्स यूनियंस जो हमारी है ना, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन, अगर इसके ऑफिशियल ऑफिस में जाएंगे आप, जो पौड़ी में स्थित है, ये कोटद्वार में स्थित जो ऑफिस है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा बोर्ड पे 1943, लेकिन किताबों में सब जगह 41 ही दिया है। अब आगे किसी परीक्षा में 43 आता है ऑप्शन में तो कीजिएगा, इसको हम प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। वहीं हम कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन KMOU केमू, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, 39 में। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर कीजिएगा। कोटद्वार से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनने वाला है आज की, कोटद्वार का नाम चेंज हो गया भैया। कोटद्वार का जो नया नाम है वो अब कण्व नगरी है। कोटद्वार का नया नाम क्या है? कण्व नगरी। ठीक है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। कण्व नगरी क्यों है? क्योंकि कोटद्वार के निकट ही स्थित है कण्वा आश्रम। कण्वा आश्रम तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। कण्वा आश्रम देखिए मालनी नदी के तट पर है, कभी क्वेश्चन ये कई बार बना है। कण्वा आश्रम मालनी नदी के तट पर है। यहीं पर दुष्यंत शकुंतला का प्रेम हुआ था और यहीं पे भरत का जन्म होता है, जिसके नाम पर भारत का नामकरण होता है। कण्वा आश्रम की बात करते तो इसका नाम है चौका घाट। चौका घाट भी इसी का नाम है। और कालिदास ने दोस्तों यहीं पे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। कालिदास का एक महान ग्रंथ है अभिज्ञानम शाकुंतलम। ठीक है, इसमें कण्वा आश्रम का जिक्र है। और चौका घाट में दोस्तों हमें बहुत से प्राचीन जो हैं या आश्रम हैं उनके भग्नावशेष भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कण्वा आश्रम की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी और 1955 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने पूरे कण्वा आश्रम का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कण्वा आश्रम का जीर्णोद्धार कब हुआ था, कभी क्वेश्चन बनेगा तो 1955 में हुआ था। ठीक है, अगला प्लेस है देखिए काली मठ। तो काली मठ भी दोस्तों हमारा कण्वा आश्रम के ही निकट है। ठीक है, कण्वा आश्रम के निकट ही क्या है, काली मठ भी है। हमने देखा अभी तक कितने मठ देख लिए पौड़ी गढ़वाल में, तो 3 मठ देख लिए। एक हमने देखा केशोराय मठ, दूसरा हमने शंकर मठ और काली मठ। ठीक है, मठों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये मठ कहाँ पे स्थित है। जैसे हम टिहरी पढ़ेंगे तो टिहरी में अंगाली मठ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काली मठ में दोस्तों हमारा क्या है, काली मंदिर सिद्ध पीठ भी है, ये भी आपको नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, और खोह नदी के तट पर ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण मंदिर और हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है सिद्ध बलि मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर? सिद्ध बलि मंदिर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपने नोट करना है। ठीक है, सिद्ध बलि मंदिर कहाँ पे स्थित है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो सिद्ध बलि मंदिर हमारा है कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, कभी कभी देखिए बेसिक प्लेस ना देके सीधे क्या देता है वो, हमारा जनपद पूछ लेता है। तो जनपद आपको याद होना चाहिए कि फला जनपद में फला स्पेशल या प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट बोलता है भैया हमारा दुगड्डा। दुगड्डा तो बहुत ही फेमस प्लेस है दोस्तों। हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उस समय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी रहा था दुगड्डा। दुगड्डा की स्थापना अपने खेत में करवाई थी, छोटे से खेत में अपनी स्थापना कराई किसने? पंडित धनीराम मिश्र ने। ठीक है, पंडित धनीराम शर्मा भी किसी किसी किताब में देखने को मिलता है, धनीराम मिश्र होगा। तो इन्होंने अपने खेत में ही दुगड्डा की स्थापना की। दुगड्डा में बहुत सी हमारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई, बहुत से बड़े बड़े क्रांतिकारी यहाँ पे आते थे। नाम ले जैसे जवाहरलाल नेहरू ही यहाँ पे 1930 और 1945 में आए थे। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत टाइम तक दुगड्डा में रहे थे दोस्तों। और दुगड्डा में भवानी सिंह रावत जो हमारे राज्य के एक महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, भवानी सिंह रावत जिनका संबंध गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड से है, तो उनके साथ यहाँ पे रुके थे। और बोला जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत से लोगों को पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी यहाँ पे। ठीक है, दुगड्डा में। तो दुगड्डा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। और बाद में भी जब हमारा ब्रिटिश काल के दौरान हम जब देखते हैं ना, जो हमारे उत्तराखंड में जो आंदोलन घटित हुए, तो आंदोलन घटित होते समय भी आंदोलनों का एक प्रमुख स्थल रहता है दुगड्डा। दुगड्डा को काफ़ी बारीकी से अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, कैप्चर करके रखते थे, मतलब निगाह बनाए रखते थे कि कुछ यहाँ पे गतिविधियाँ तो नहीं हो रही है। बहुत से मुखबिर गुप्तचर वगैरह भी यहाँ पे छुपाए थे अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो दुगड्डा हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो प्लेस है बहुत महत्वपूर्ण है भी, नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है, नीलकंठ महादेव मंदिर देखिए भैया पौड़ी गढ़वाल में सबसे फेमस शिव जी का मंदिर है मेरे हिसाब से। नीलकंठ महादेव मंदिर की जो लोकेशन है वो हमारे एज अ बॉर्डर पे पड़ती है, जहाँ पे देहरादून भी लगता है ऋषिकेश में। तो इसलिए कई बार आप विकिपीडिया में भी सर्च करेंगे तो नीलकंठ मंदिर हमको ऋषिकेश में दिखाता है, लेकिन नीलकंठ महादेव मंदिर भैया पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नीलकंठ महादेव मंदिर हमारा शंभु निशंभु नामक पर्वतों के पास पड़ता है, ध्यान रखेंगे।
अगला देखिए भुवनेश्वरी पीठ। तो भुवनेश्वरी पीठ की बात करते हैं दोस्तों, तो भुवनेश्वरी पीठ भी हमारा पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और भुवनेश्वरी पीठ के निकट ही हमारी झिलमिल गुफा है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, झिलमिल गुफा। अब झिलमिल ताल तो सबको पता है भाई, टनकपुर में हमारा चंपावत में है। वहीं झिलमिल गुफा की बात करते हैं, तो झिलमिल गुफा कहाँ पे हमारी, ये हमारी पड़ती है कहाँ पे, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों भुवनेश्वरी पीठ के निकट। और झिलमिल गुफा कहाँ पे है, किस जनपद में क्वेश्चन बनेगा, तो फिर सीधे सीधे आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। ओके, अगला प्लेस है देखिए यमकेश्वर। तो यमकेश्वर की बात करते हैं, तो यमकेश्वर दोस्तों हमारा जो है पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, तो यमकेश्वर के बारे में ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट दिया नहीं गया है। तो यमकेश्वर के बारे में इतना याद रखना है कि यमकेश्वर भी हमारा एक धार्मिक प्लेस है जो कि यमकेश्वर ब्लॉक में ही स्थित है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है लैंसडाउन। तो लैंसडाउन तो भैया ऐतिहासिक प्लेस रहेगा। लैंसडाउन से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ओके, सिद्ध बलि मंदिर में पहले बता चुका हूँ, खोह नदी के तट पे है। लैंसडाउन की बात करते हैं, देखिए लैंसडाउन में आ जाते हैं तो सबसे पहले लैंसडाउन में हमको ये याद आता है कि लैंसडाउन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था। तो लैंसडाउन का प्राचीन नाम था कालों का डांडा। कालों का डांडा। देखिए उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में पर्वतों के लिए डांडा शब्द यूज होता है। डांडा का मतलब होता है पर्वत। ओके, देखिए कालो डांडा का जो नाम पड़ा ना बाद में लैंसडाउन, वो भारत के तत्कालीन वायसराय के नाम पे पड़ता है। मतलब जो कालो का डांडा था इसका नाम लैंसडाउन कब पड़ा, कभी क्वेश्चन बनेगा तो 21 सितंबर 1890 को कालो का डांडा का नाम लैंसडाउन रख दिया गया। किसके नाम पे, तत्कालीन भारतीय वायसराय जो होगा उसमें लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन ये भी बनता है कि लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए गढ़वाल राइफल्स की स्थापना 5 मई 1887 को होती है। कहाँ पे, अल्मोड़ा में। ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, इसको समझना है। जो हमारा गढ़वाल राइफल्स है इसकी स्थापना 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में होती है, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय कालों का डांडा यानी कि लैंसडाउन कर दिया जाता है। कब, 4 नवंबर 1887 को। ठीक है, 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल्स कालों का डांडा में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन स्थापना, कभी भी क्वेश्चन ये बनेगा कि गढ़वाल राइफल्स की स्थापना मूलतः कहाँ पे हुई थी, तो फिर आप कालों का डांडा या लैंसडाउन मत करना, मूलतः अल्मोड़ा में ही स्थापित होती है गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, तो इसीलिए लैंसडाउन नाम पूरा पड़ता है दोस्तों। और लैंसडाउन में देखिए छावनी परिषद भी है और लैंसडाउन में हमारा एक महत्वपूर्ण आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा, दरबान सिंह संग्रहालय। ठीक है, दरबान सिंह संग्रहालय जो कि 1983 में स्थापित हुआ। अब दरबान सिंह को तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, विक्टोरिया क्रॉस हमारे दरबान सिंह। ठीक है, और हमारा लैंसडाउन में एक आर्टिफिशियल लेक भी है जिसका नाम है भुल्ला ताल। ठीक है, भुल्ला ताल या भुल्ला लेक, ये हमारा लैंसडाउन में ही है। महत्वपूर्ण है, याद हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है देखिए बिनसर महादेव। देखिए बिनसर महादेव में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं बिनसर महादेव तो हमारा अल्मोड़ा में भी है। तो जी हाँ, अल्मोड़ा में भी बिनसर महादेव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक बिनसर महादेव हमारा कहाँ पे स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने। बिनसर महादेव ऑप्शन जिस हिसाब से बनेगा, अब दोनों तो आएगा नहीं क्योंकि बिनसर महादेव दोनों जगह अल्मोड़ा में भी है और पौड़ी गढ़वाल में भी है। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों ही भगवान शिव को समर्पित हैं। तो बिनसर महादेव पौड़ी वाला जो है दोस्तों, ये देवदार के सघन वनों के बीच में दूधातोली के आंचल में बसा हुआ प्राचीन मंदिर है। ठीक है, अगला है देखिए ब्रह्मढुंगी। तो ब्रह्मढुंगी बिनसर के पास ही कुछ दूरी पर स्थित एक विशाल शिला है। अगला देखिए ताराकुंड। तो ताराकुंड भी पौड़ी में ही है और दूधातोली पर्वत श्रृंखला में दोस्तों श्रृंग ऋषि का आश्रम। देखिए क्वेश्चन कभी बन सकता है, श्रृंग ऋषि का आश्रम किस जनपद में था वर्तमान समय के हिसाब से देखें तो पौड़ी में, और ताराकुंड यहीं पे इनकी पत्नी थी तारा, तो उन्हीं की तपस्थली है ताराकुंड। अगला प्लेस है देखिए कोदिया बगड़। तो कोदिया बगड़ देखिए बहुत फेमस है दोस्तों, और कोदिया बगड़ में ही हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि है। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को तो हम जानते हैं, पेशावर कांड के नायक इनको कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म दोस्तों 25 दिसंबर 1891 को हमारा पौड़ी गढ़वाल में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे पौड़ी में ही, इसीलिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की याद में कोदिया बगड़ में मेला भी लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके अलावा भी बहुत से प्लेसेस अभी इसमें रह गए हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं किए, जिसमें नाम आता है दोस्तों ज्वालपा देवी मंदिर। तो ज्वालपा देवी मंदिर भी हमारा कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करता हूँ एक बहुत ही बेहद खूबसूरत प्लेस तो हमने मिस कर दिया जो कि इसमें हमने पढ़ा ही नहीं, खिरसू नामक प्लेस। ठीक है, खिरसू। तो खिरसू जो है दोस्तों पौड़ी से 19 किलोमीटर दूर है और खिरसू
बहुत ही एक फेमस हिल स्टेशन है हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद का। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि खिरसू नामक जो हिल स्टेशन है कहाँ पे स्थित है, तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है पॉइंट, नेक्स्ट एक प्लेस देखते हैं। तो अगला प्लेस है आदेश्वर महादेव मंदिर। तो आदेश्वर महादेव मंदिर भी हमारा पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आदेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक मेला भी लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक मेला भी लगता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, बहुत फेमस वो मेला है, रानीगढ़ पर्यटन विकास समिति के द्वारा 2002 से उस मेले को शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आदेश्वर महादेव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। आदेश्वर महादेव मेला भी लगता है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे। ठीक है, अगला जो प्लेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमने अभी बात की थी देवलगढ़ की। कहाँ पे था देवलगढ़? देवलगढ़ की हमने बात की थी। ठीक है, आई थिंक देवलगढ़ रह गया, देवलगढ़ है ही नहीं इसमें। ठीक है, देवलगढ़ की हमने बात की थी। तो देवलगढ़ हमारा क्या था, पवार शासकों की दूसरी राजधानी थी, है ना। और देवलगढ़ में ही दोस्तों पवार शासकों की कुल देवी यानी कि राज राजेश्वरी देवी मंदिर भी है। राज राजेश्वरी देवी मंदिर कभी क्वेश्चन बनेगा कहाँ पे स्थित है, तो हमारा देवलगढ़ में है ये। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों हमारा भैरवगढ़ी, क्वेश्चन बनेगा भैरवगढ़ी कहाँ पे स्थित है, तो भैरवगढ़ी नामक जो प्लेस है, तो भैरवगढ़ी नामक जो प्लेस है ये भी हमारा कहाँ पे है, लंगूरगढ़। आपने पढ़ा होगा ना, गढ़वाल के 52 गढ़ों में एक ऐतिहासिक गढ़ था लंगूरगढ़। लंगूरगढ़ की संधि भी होती है गोरखाओं और हमारे पवार शासकों के बीच में। ठीक है, तो लंगूरगढ़ के निकट ही हमारी भैरवगढ़ी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भैरवगढ़ और लंगूरगढ़ एक ही है, एक हिसाब से मैं बोलूँ, दोनों नाम सेम है लगभग लगभग। ठीक है, गोरखे इस किले को विजिट नहीं कर पाए थे उस समय, क्योंकि भैरव की शक्ति थी ऐसा भी बोला जाता है, और बहुत ही अच्छे से उसमें पवार सेना ने यहाँ पे सामना भी किया था। लेकिन जो वास्तविकता थी कुछ और ही थी। लंगूरगढ़ का जो संधि होती है 1792 में, इसका मेन रीज़न ये था कि गोरखा अपने देश को वापस लौट जाते। क्यों? क्योंकि चाइना नेपाल पर हमला कर देता है वहाँ। ठीक है, इसलिए वापस चले जाते, शक्ति कम पड़ जाती है उनकी, इसलिए फलस्वरूप क्या होती है, लंगूरगढ़ की संधि होती है यहाँ पे प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में। ओके, अगला जो प्लेस है बहुत महत्वपूर्ण है भी, क्यूंकालेश्वर महादेव मंदिर। क्यूंकालेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पे, हमारा पौड़ी जनपद में स्थित है। इसको किंकालेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ब्यास घाट दोस्तों हमारा देवप्रयाग से 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। ब्यास घाट पौड़ी में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और गंगा तट पर है, क्योंकि बहुत जगह पे बॉर्डर होता है ना, आमने सामने होता है, पार हम देखते हैं तो दूसरा जनपद लग जाता है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अगला एक प्लेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि गुजुगलू। गुजुगलू नामक प्लेस आपका कई बार बना था, गढ़वाल का बारदोली। जैसे कुमाऊं का बारदोली बोला जाता है ना सल्ट को, हमारा खुमार क्षेत्र को, वैसे ही गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है दोस्तों गुजुगलू को। ओके, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पे बहुत से घटनाएं घटित हुई, और ऐसे गोलीकांड वगैरह भी यहाँ पे घटित होता है, इसलिए गुजुगलू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। अगला एक महत्वपूर्ण मंदिर नोट करेंगे, खैरालिंग महादेव मंदिर। तो खैरालिंग महादेव मंदिर हमारा कलजी खाल विकासखंड में पड़ता है। इसको धवड़िया देवता भी कहा जाता है। ठीक है, धवड़िया देवता। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर भी है दोस्तों देवलगांव पौड़ी में, जो कि महत्वपूर्ण है। सिद्धबली मंदिर की बात हम कर चुके हैं। तारकेश्वर धाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमने मिस कर दिया था। तारकेश्वर धाम, तो तारकेश्वर धाम की हम बात करते हैं ना, तो ये हमारा चखुला खाल में स्थित है। ठीक है, चखुला खाल, यहाँ पर ताड़ के बहुत से वृक्ष देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम तारकेश्वर नाम पड़ गया। ठीक है, स्कंद पुराण में ये बोला जाता है कि जो विषगंगा और मधुगंगा है ना, इनके संगम पर ही तारकेश्वर धाम स्थित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और कालेश्वर महादेव मंदिर भी हमारे दोस्तों ये लैंसडाउन छावनी के अंतर्गत एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, कालेश्वर महादेव मंदिर। ओके, याद रखेंगे। ठीक है, हो गए लगभग जितने भी धार्मिक प्लेस हैं। एक शीतला माता मठ मंदिर भी है हमारा, शीतला माता मठ मंदिर। तो शीतला माता मठ मंदिर दोस्तों ये भक्तियाना में ही है, श्रीनगर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कल्याणेश्वर मंदिर है गणेश बाजार में। अब देखिए बाजार भी पूछ लेता है ना, कई बार बाजार भी पूछ ले गए, जैसे लाल कुर्ती बाजार, ज़रूरी बाजार कहाँ है उत्तराखंड में, पूछे गए हैं ना। ऐसे बहुत से बाज़ार फेमस हैं उत्तराखंड के, जो आपको पलटन बाज़ार है, जैसे भोटिया बाज़ार है। ठीक है, तो आपको मेन प्लेसेस के, जैसे जैसे अंग्रेज़ यहाँ पे रहे थे ना ब्रिटिश काल में, बहुत फेमस थे। कुलगी बाज़ार जैसे हमारा मसूरी में है। ठीक है, बहुत से बाज़ार मसूरी में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे गणेश बाज़ार है, तो गणेश बाज़ार में एक मंदिर है कल्याणेश्वर मंदिर, श्रीनगर में है गणेश बाज़ार। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
लगभग जितने भी धार्मिक प्लेस थे हमारे पौड़ी गढ़वाल के या पौड़ी जनपद के वो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। कंसमर्दनी सिद्धपीठ भी है दोस्तों हमारा, ये ध्यान रखेंगे। कंसमर्दनी सिद्धपीठ, तो कंसमर्दनी सिद्धपीठ कहाँ पे स्थित है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये हमारा पौड़ी में ही है। इसके अलावा देखिए एकेश्वर महादेव मंदिर, हाँ ये बन सकता है एकेश्वर, क्योंकि एक ही है ईश्वर, ये सही बात है, एक ही ईश्वर है। तो इसको इगासर महादेव भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, इगासर महादेव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इगासर महादेव भी हमारा सतपुली से थोड़ा डिस्टेंस पे स्थित है ये एकेश्वर महादेव, इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद देखिए एक और टेम्पल रह गया जिसको नोट करेंगे आप, कटकेश्वर महादेव, कटकेश्वर महादेव मंदिर। तो कटकेश्वर महादेव मंदिर, इसको घसिया महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बना देता है कभी यूके ट्रिपल एस, किस मंदिर को या किस देवता को घसिया महादेव भी कहा जाता है। तो घसिया महादेव कटकेश्वर महादेव का नाम ही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गए भाई पौड़ी गढ़वाल स्थित जितने भी महत्वपूर्ण धार्मिक टेम्पल थे, स्थल थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब पौड़ी की कुछ नदियों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पौड़ी की कुछ नदियों में सबसे पहले नाम आ जाता है नयार नदी। नयार नदी भैया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नयार नदी का आपको पता ही है, जो उद्गम होता है हमारा दूधातोली रेंज से होता है। सतपुली में दोनों ही मिल जाती हैं, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, दोनों का पॉइंट याद रखना है आपने। नयार नदियों का दोनों का उद्गम होता है दूधातोली रेंज से। दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। 5 नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ठीक है। इसके अलावा आटागाड़, विनो और पश्चिमी रामगंगा। तो ये हमारी कुछ नदियाँ हैं जो कहाँ से निकलती हैं, दूधातोली रेंज से, ठीक है। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, ओके। इसके बाद बात करते हैं, देखिए हमारी मंदाल नदी भी है, ठीक है। मंदाल नदी भी कहाँ में, पौड़ी में ही बहती है। खोह नदी हम पढ़ चुके हैं अभी, खोह नदी के तट पर ही कोटद्वार है, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ भी पूछ लेता है ना यूके ट्रिपल एस, तभी याद होना चाहिए। गड्डी नदी, गड्डी नदी भी हमारी कहाँ बहती है, ये पौड़ी गढ़वाल में बहती है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे फेमस हमने पढ़ा अभी, जिसके तट पर ही हमारा कण्वा आश्रम या चौका घाट है, चौकी घाट, तो ये मालिनी नदी है, ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो जल विद्युत परियोजना है हमारी पौड़ी जनपद की, तो सबसे पहले आ जाती है रामगंगा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, हाँ। और रामगंगा परियोजना को ही एक हिसाब से कालागढ़ परियोजना भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। 1976-78 के आसपास इस परियोजना की स्थापना हुई। अगली जो परियोजना है पौड़ी स्थित वो है चीला परियोजना, चीला परियोजना, ध्यान रखेंगे। तो गंगा नदी पर स्थापित है 1980-81 में चीला परियोजना, ठीक है। 1980-81 ध्यान रखेंगे, 144 मेगावाट की है। और एक तो हमारा श्रीनगर में ही है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ठीक है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का जो प्रथम चरण का उत्पादन था वो शुरू हुआ था 2008 में। 2008 में पहले चरण का यहाँ पे उत्पादन शुरू किया गया, ओके। इसके अलावा अन्य तथ्यों की बात करते हैं, देखिए मोलाराम जो चित्र संग्रहालय है, मोलाराम चित्र संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है, तो ये श्रीनगर में है हमारा। क्वेश्चन ऐसे तो बनते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है यूके ट्रिपल एस, ठीक है। दुगड्डा को किसने बसाया, तो पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया। इसके अलावा देखिए दोस्तों हमारा जो मोलाराम का अभी हमने बात की ना, मोलाराम संग्रहालय, तो मोलाराम को हम किस लिए जानते हैं, गढ़वाल चित्रशैली के लिए, ठीक है, गढ़वाल चित्रशैली के लिए, ठीक है। मोलाराम को हम इसी के लिए जानते हैं ना। तो इसमें हम जब आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक करेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि पहाड़ी जो चित्रकला थी या गढ़वाली जो चित्रकला थी वो कैसे हमारा विकसित होती है, तो इसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए पौड़ी में हमारा भाई बहुत महत्वपूर्ण जेल है, पौड़ी जेल। जैसे अल्मोड़ा जेल महत्वपूर्ण है, बहुत से लोगों को उसमें रखा गया, ऐसे पौड़ी जेल में भी बहुत लोगों को रखा गया। 1850 में बनी थी। पौड़ी जेल को गढ़वाल का काला पानी कहा जाता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पौड़ी जेल को गढ़वाल का काला पानी कहा जाता था। इसके अलावा देखिए हमारा हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय जो है वो भी हमारा पौड़ी में ही स्थित है, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो लगभग जितने पॉइंट बनते हैं हमारे पौड़ी गढ़वाल से, देखिए बुग्याल वगैरह इतना कुछ यहाँ पे है नहीं फेमस। इसके अलावा कोई ग्लेशियर वगैरह भी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता पौड़ी में, ठीक है। हालांकि पौड़ी में कुछ हमारी घटनाएं हुई थी जिनको डिस्कस करना थोड़ा आवश्यक है इस टॉपिक में। जैसे पौड़ी में ही हमारा हुआ था श्रीयंत्र टापू कांड, ठीक है, श्रीयंत्र टापू कांड दोस्तों। तो श्रीनगर के पास हुआ था दोस्तों, जब पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था उत्तराखंड में। तो पृथक राज्य आंदोलन के दौरान 7 नवंबर 1994 को
देखिए राज्य की मांग को लेकर अनशन किया जा रहा है जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पौड़ी का श्रीयंत्र टापू कांड कहलाता है। इसमें बाद में फिर और कहानी लंबी है इसमें। ऐसे ही पौड़ी घटना होती है 7-8 अगस्त 1994 को। इसमें भी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। ओके, तो ये आपको वर्ष याद रखना है। श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? 1994 में। पौड़ी घटना कब घटित हुई थी? 1994 में। इसके बाद कभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि पौड़ी में हमारा अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? लैंसडाउन में। तो लैंसडाउन में देखिए एक अमन सभा भी बनी थी। अमन मतलब शांति रखने वाली सभा। हालांकि ये पूरी, इस पर जितना भी प्रभाव था वो पूरा ब्रिटिशर्स का ही प्रभाव था एक हिसाब से। ये कहने का मतलब अंग्रेजों की सभा थी। हालांकि लोग अपने थे इसमें जो भी पदों पे थे। अमन सभा की स्थापना हुई थी 1930 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए गढ़वाल का जो पहला राजनीतिक सम्मेलन होता है ये 1930 में होता है दुगड्डा में ही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन जो होता है बहुत बड़े स्तर पर, ये दुगड्डा में ही होता है। इसकी अध्यक्षता की थी प्रताप सिंह नेगी ने। ठीक है, और गढ़वाल में ही कुली बेगार आंदोलन 1921 में दोस्तों दुगड्डा में क्वेश्चन बनेगा कभी, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए दुगड्डा में 1921 में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया था। बिल्कुल बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया उत्तराखंड में? ऐसे बनते हैं ना क्वेश्चन। ऐसे ही बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने गढ़वाल में, या बोल सकते हैं दुगड्डा में, कुली बेगार आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था आंदोलन का। ठीक है, और इसके अलावा देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, गढ़वाल दिवस सबसे पहले मनाया गया था किसके आग्रह पर? मोतीलाल नेहरू के। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने बोला था ना जब हमारा पेशावर कांड हुआ था कि गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा संपूर्ण गढ़वाल, तो 23 अप्रैल को ये बात हुई थी। ठीक है, तो 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाया गया था। और बहुत से स्टेटमेंट आते हैं, एक चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में भी आता है। देखिए मुझे एक चंद्र सिंह गढ़वाली और मिलता तो देश कब का आज़ाद हो जाता। किसने बोला है? गांधी जी ने बोला था ना। ठीक है, गढ़वाल का बारदोली हम पढ़ चुके हैं, बुजुर्ग पट्टी को कहा जाता है। और गढ़वाल में देखिए दोस्तों हमारा एक प्रागैतिहासिक प्लेस भी मिलता है जहाँ से मृद भांड मिले। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, और इस प्लेस का नाम है थापली गांव। कभी क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि थापली गांव जहाँ से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं किस जनपद में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है पौड़ी के बारे में। वैसे तो अगर मैं बात करूं राज्य आंदोलन के साथ साथ दोस्तों पौड़ी से संबंधित इतने ज़्यादा फैक्ट हैं, अगर हम उनको पूरा ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इतिहास की एक पूरी क्लास ही हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इतना यहाँ पे डिस्कस करना आवश्यक है नहीं। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? कभी क्वेश्चन बनता है तो गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है कहाँ पे? हमारा लैंसडाउन में। ये आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे ही मौलाराम संग्रहालय हमारा कहाँ पे है? श्रीनगर में है। दुगड्डा किसने बसाया? क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, तो हमारा धनीराम मिश्र ने बसाया। ऐसे मैंने बोल दिया आपको पौड़ी जेल कब बनी, तो ये महत्वपूर्ण है। और पौड़ी से बहुत से चर्चित व्यक्ति भी निकलते हैं दोस्तों, जैसे कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये पौड़ी में ही इनका जन्म होता है। तीलू रौतेली जो हमारी वीरांगना थी जिसको गढ़वाल की जान ऑफ फॉर्क कहा जाता है, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, और तीलू रौतेली का जन्म भी हमारा पौड़ी में ही हुआ था। इसके अलावा देखिए हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूल जी, ठीक है, वो भी हमारे पौड़ी से ही संबंधित हैं। भजन सिंह आपने पढ़ा होगा, आंदोलनकारी और जो लेखक रहे पौड़ी से ही रहे। भवानी दत्त थपलियाल बहुत महत्वपूर्ण नाम है। देखिए अब आ ही गया नाम तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भवानी दत्त थपलियाल जी का जन्म भी पौड़ी में ही हुआ था, साहित्यकार हैं ये। और भवानी दत्त जी के ही नाटक को उत्तराखंड का पहला नाटक माना जाता है। ठीक है, जय विजय नाटक, ध्यान रखेंगे। और प्रहलाद, माफ़ कीजिएगा, जय विजय भी इनका नाटक है, प्रहलाद जो इनका नाटक है इसको पहला नाटक माना जाता है। भवानी दत्त थपलियाल जी के प्रहलाद नाटक को पहला नाटक माना जाता है, ध्यान रखेंगे, गढ़वाली भाषा का। ठीक है, इसके अलावा भवानी दत्त थपलियाल जी ने कलजुगी नामक पोयम भी लिखी। कलजुगी यानी कि कलयुगी होता है इसका, अगर सीधा बात करें। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ऐसे बुद्धि वल्लभ थपलियाल जी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, गढ़वाली भाषा परिषद की स्थापना की थी बुद्धि वल्लभ थपलियाल जी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अबोध बंधु बहुगुणा वो भी लेखक थे, बहुत महत्वपूर्ण है। अबोध बंधु बहुगुणा की जो रचना है सबसे महत्वपूर्ण है वो है भूमियाल वगैरह। ठीक है, अबोध बंधु बहुगुणा बनता है क्वेश्चन। और इसके अलावा अन्य भी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी, जैसे कि रंग मंडाण और घोल, ठीक है, अंक पंख, ये भी इनकी रचनाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक नाम है जिनका जन्म हुआ था पौड़ी में ही, सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए कौन थे ये? तो आपको पता है सच्चिदानंद दोस्तों, जिन्होंने ऊफरे खाल पौड़ी में क्या किया, हमारा
पाणी राखो आंदोलन शुरू किया था। वहीं हम बात करते हैं एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है पौड़ी से, जो कि बलभद्र सिंह नेगी है। बलभद्र सिंह नेगी, ठीक है, लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी। क्यों जानते हैं हम इसको? आंग्ल अफगान जो युद्ध हो रहा था वहाँ पर दोस्तों इसकी वजह से ही अंग्रेज कहीं ना कहीं आंग्ल अफगान युद्ध को जीतने में या वहाँ पे सामंजस्य बिठाने में सफल होते हैं, ठीक है। और यही बलभद्र सिंह नेगी है दोस्तों जो कि डिमांड करते हैं कि गढ़वालियों के लिए एक अलग से रेजिमेंट होनी चाहिए। और फाइनली 1887 में 3rd कुमाऊं की दूसरी बटालियन खड़ी करने के आदेश दिए गए, जो कालांतर में गढ़वाल राइफल्स बनती है। और तत्कालीन जो हमारे जंगी लाट थे 1880 में, उन्होंने देखिए आंग्ल अफगान युद्ध के बाद बलभद्र सिंह नेगी को क्या बोला था दोस्तों, हमारा लाट सूबेदार बोला था, ठीक है। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान भी मिलता है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एक नाम आता है टिंचरी माई। टिंचरी माई भी हमारी पौड़ी से ही थी। अब टिंचरी माई के बहुत से नाम है, ठगुली देवी, दीपा देवी, सब इनका ही नाम था। टिंचरी देवी बहुत कम आयु में ही विधवा हो जाती है और क्या करती है वो, टिंचरी नामक गढ़वाल में एक शराब उस समय बिकती थी। गढ़वाल में एक शराब बिकती थी जिसका जो ब्रांड नेम था वो टिंचरी था। तो इन्होंने बहुत विरोध किया और शराब बंदी की, इसलिए इनको टिंचरी माई भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इतने नाम आए गए तो एक नाम और जान लेते हैं दोस्तों जिनके गानों पे हम झूमते हैं आजकल, नरेंद्र सिंह नेगी जी, ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी जी को भाई डायलन भी कहा जाता है, डायलन, ठीक है। डायलन जो हमारे कवि हैं वेल्स के, उनके साथ तुलना की जाती है इनकी। तो नरेंद्र सिंह नेगी के बहुत से फेमस गाने हैं, आप सभी को पता ही है। और नरेंद्र सिंह नेगी को दोस्तों बहुत से सम्मान भी मिल चुके हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2019 में, बड़ा अवार्ड था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखित की हैं जो कि मैंने आपको आई थिंक उत्तराखंड की महान विभूतियों में पहले से दिया है, आप देख लीजिएगा इसको प्लीज़, ओके। इसके बाद थोड़े मेलों की भी बात कर लेते हैं। मेलों की तो हमने बात की ही नहीं, तो मेलों की बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल के। तो पौड़ी के कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं दोस्तों जिनमें मनसार मेला लगता है, मनसार प्लेस, ठीक है। सितोनस्यू पट्टी है दोस्तों, सीता यहीं पे धरती में समाई थी ऐसा बोला जाता है, सीता जी की याद में यहाँ पे मनसार मेला लगता है। इसके अलावा सत्यवान सावित्री मेला, मुंडेश्वर का मेला भी हमारा पौड़ी में ही लगता है, ठीक है, मुंडेश्वर का मेला। इसके अलावा कड़वा आश्रम मेला, और एक बहुत फेमस मेला भैया पौड़ी का जो आता है हर एग्जाम में, गिंदी का मेला, गिंदी का मेला। तो यमकेश्वर ब्लॉक के डाडा मंडी में लंगूर पट्टी है। तो लंगूर पट्टी में दोस्तों एक थल नदी बहती है। थल नदी के ही मैदान में मकर संक्रांति के अवसर पर दोस्तों एक रग्बी होता है ना, खेल रग्बी, जिसमें बॉल होती है इधर उधर फेंका जाता है और उसके पीछे फील्डर उसको चेस करते हैं। ऐसे ही गेंद होती है यहाँ पे गिंदी मेले में, ठीक है। उस गेंद से साथ ये मेला शुरू होता है, इसलिए इसको गिंदी मेला कहा जाता है। बोला जाता है कि इस मेले में 7 खून माफ़ होते हैं, ऐसा भी बोला गया। 1877 में इस मेले की शुरुआत हुई थी, 1877 में, ओके। इसके बाद देखिए दनगल का मेला। तो दनगल का मेला भी हमारा कहाँ लगता है, पौड़ी गढ़वाल में लगता है। देवलगढ़ का मेला मैंने आपको बता दिया पहले ही। इसके अलावा देखिए बिनसर महादेव का मेला भी लगता है यहाँ पे। बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ पे लगता है, बैकुंठ होगा, बैकुंठ। बैकुंठ चतुर्दशी मेला हमारा श्रीनगर में लगता है, ठीक है। ऐसे बगड़वाल कौथिक लगता है यहाँ पे। और इसके साथ साथ बुंखाल कौथिक भी लगता है यहाँ पे, एक बुंखाल कौथिक। देखिए उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में मेलों को कौथिक कहा जाता है, कौथिक। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता था पहले, अब तो नहीं बनता है, लेकिन याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में मेलों को क्या कहा जाता है, कौथिक। इसके अलावा बिल्व केदार का मेला है, ये भी पौड़ी में ही लगता है, बिल्व केदार का मेला। और एक हमारा स्थानीय क्षेत्रीय मेला है जिसको हम खगोती उत्सव भी कहते हैं, खगोती उत्सव, ठीक है। खगोती उत्सव भी हमारा पौड़ी जनपद में ही आयोजित होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पांडव काल का ये मेला है ऐसा बोला जाता है इसको। तो ये हमारा देखिए पौड़ी गढ़वाल के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने डिस्कस किए दोस्तों। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर कोई तथ्य रह जाते हैं तो आप लोगों से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसको कमेंट कर सकूँ, ठीक है, उसको मतलब पिन कर दूँ। और टॉप कमेंट की वजह से वो किसी भी सब्सक्राइबर को जब वो चेक करेगा तो उसको दिख जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा वाली सीरीज़ का आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में हमने जाना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जाना। परीक्षा वाली की जो ये सीरीज़ चल रही है हमारी उत्तराखंड जिला दर्शन की या परीक्षा वाली महाकुंभ की, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है ताकि हम उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर और उत्तराखंड की जनजातियों को पढ़ सकें, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।